बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, तूफ़ान कहाँ देखते हैं कि कौन सा घर कितना तारीख़ी, कदीम, आलीशान या खस्ता है, और ना ही आंधियाँ खिड़कियों की कमज़ोरी का ख्याल रखती हैं, और बारिशें भी कच्ची छतों का कब सोचती हैं, और तेज़ हवाएं नाजुक कनातों का ख्याल रखें भी तो क्यों कर। आखिर घर के मकीनों का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि दरो दीवार का सोचें, खिड़कियों और रोशनदानों को बोसीदगी और दीमक से बचाएं, ताकि मौसमों की सख्ती से बचा जा सके। जी हाँ, कभी इंसान जंग का ईंधन बनता था और अब ईंधन जंग का सबब बन रहा है। मगर हैरत अंगेज अमर यह है कि पेट के ईंधन की तरफ ध्यान कोई नहीं दे रहा कि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और ग़िज़ाई क़िल्लत के जिन बेकाबू होकर सरों पर मंडला रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में कम होने से भी पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। दुनिया खरीदने की तगोदो कर रही है और हम महवे हैरत हैं कि गुज़िश्ता अदवार में जमहूर के खैरखाहों ने इतनी महंगी गैस क्यों खरीदी। पाकिस्तान जो गंदम और चीनी बरामद करता था, बहरान आया तो पता चला कि आटा अदम दस्तयाब और चीनी नायाब है। मफलूकुल हाल और मकरूज पाकिस्तान आलमी इदारों के शिकंजे में बुरी तरह से फंस चुका है या फंसा दिया गया है, और अब IMF के बाद आलमी बैंक भी पाकिस्तानियों का खून निचोड़ने के दर पे है। आलमी बैंक ने मुतालबा किया है कि 50,000 रुपए और इससे कम आमदन वालों पर भी टैक्स लगाया जाए। आज की बात यह है कि सरकारी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अरसा दराज से अफगानी शहरी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर आने वाले गैर मुल्कियों का खात्मा नागुज़ीर हो चुका है। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे कि इंतखाबात के ऐलान के बाद नून लीग की राबता मुहिम शुरू हो गई है और सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। बात यह है कि क्या नून लीग की सियासी हिकमत अमली की बागडोर शहबाज शरीफ के हाथ में आ गई है, जबकि दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी डट गए हैं कि नई पार्टी की ज़रूरत भी है और बनेगी। सवाल ये है कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ अलविदाई मुलाकात थी। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे आमिर खाकवानी साहब। नसीर वागा साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। आलमी बैंक ने 50,000 रुपये और इससे कम आमदन वालों पर भी अब टैक्स लगाने का मशवरा दे दिया है। इससे कम आमदन वालों के पास पहले ही क्या बचता है जिस पर अब मज़ीद टैक्स भी लगा दिया जाएगा? बस मेरा ख़्याल है कि इन लोगों को मारने का इरादा है। शायद IMF का ये ख्याल है कि जो रहा सहा कोई खून अगर बचा है इन लोगों के अंदर तो वो भी निकाल लिया जाए। रजी साहब, ये सारे इकट्ठे ही हैं, ये IMF है, ये वर्ल्ड बैंक है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए, मैं ये समझता हूँ, उनको पैसा दे के फिर उनके अवाम के लिए अजाब बन जाते हैं। बात तो सीधी सी है, या तो फिर हम ये कर्ज़े लेते ही ना, अगर ले लिए हैं तो फिर ज़ाहिर है उनकी बातें माननी पड़ेंगी। मैं एक बात अक्सर सोचता हूँ है ना कि जब हम मसलन, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोग जो सैलरीड लोग हैं, जब हम लेते हैं सैलरी तो हमारा तो एट सोर्स ही टैक्स कट जाता है ना। आप ज़रा उसके बाद देखें, ये जो 50,000 के बाद वाले भी हैं और 50,000 के ऊपर वाले लोग भी हैं, हम दुनिया की कोई चीज़, हम टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं, हम एक रेज़र खरीदने जाते हैं, खाना पीना, रहना, कपड़ा, मोबाइल फ़ोन, मुझे बताएं कौन सी एक चीज़ है जिस पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ता? पहले भी हम टैक्स दे के आते हैं। असूल तो फिर ये होना चाहिए कि जिन लोगों का एट सोर्स टैक्स कट जाए, या एक बार वो जब टैक्स दे दें तो फिर उनके लिए बाकी जो चीज़ें वो ख़रीदते हैं उनको गवर्नमेंट एक कार्ड दे दे कि भाई ये वो बाइज़्ज़त लोग हैं, ये जो वो अच्छे लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर टैक्स अदा कर दिया है, और अब आप इनको टैक्स फ्री चीज़ें दें। कोई इस मुल्क में पूछने वाला है? कभी IMF ने या वर्ल्ड बैंक ने ये तो नहीं पूछा होगा कि ये लोग कितनी बार हर स्टेप पे, आप बिजली के बिल में देख लें, आप टेलीफोन, आप एक जो कार्ड फीड करते हैं हम मोबाइल फोन का, उसका टैक्स देख लें, अपनी टूथपेस्ट, अपना खाना पीना, अपनी ग्रोसरी, एक पेंसिल पर भी हम टैक्स देते हैं। तो आप मुझे बताएं कितना और टैक्स लेना है? IMF के बाद अब आलमी बैंक भी खून निचोड़ने लगा है पाकिस्तानियों का। देखिए, उनके अपने मसाइल हैं और उनके अपने मफादात हैं। हमें तो तय अपने बारे में करना है ना कि हमारे मसाइल क्या हैं और हमारे मफादात क्या हैं, और हम लोगों के साथ कितना खड़ा होना चाहते हैं और कितना खड़ा नहीं होना चाहते। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम ताकतवर लोगों को बचाकर कमज़ोर लोगों पे सारा बोझ डालना चाहते हैं,
और ख़ास तौर पे हम जिसे कहते हैं ना इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए ये सारा निज़ाम चलाना चाहते हैं और लोगों से जबरी बुनियादों पर टैक्स की वसूली की जाती है। तो ऐसे निज़ाम में जब आपकी अप्रोच ये है कि हमें जबरी बुनियादों पर टैक्स की कलेक्शन करनी है और लोगों की ख्वाहिशात के बरक्स उनके ऊपर टैक्स लगाना है और एक ताकतवर तबकों के मफादात को तक़वियत देनी है, सपोर्ट करनी है, तो उस मुल्क के माशी निज़ाम की क्या शफाफियत हो सकती है? फिर हमारे पास ये एक बड़ा अच्छा बहाना होता है कि हम 4 गालियाँ जो हैं वर्ल्ड बैंक को निकालें, 4 IMF को निकालें, 4 एशियन डेवलपमेंट बैंक को निकालें। ओ भाई, उनको गालियाँ निकालने से पहले ये भी तो सोचिए ना कि आपने खुद अपनी मईशत को कितना कमज़ोर किया है और कितना मजबूत किया है। क्या आपने मुतबादल ज़राए पैदा किए हैं कि आपको उनके पास ना जाना पड़े, लेकिन आपने तो अपने आप को टोटल डिपेंडेंट कर दिया है इन इदारों के ऊपर, आलमी दुनिया के ऊपर, बड़े बड़े ताकतवर मुल्कों के ऊपर। आप उनसे कशकोल लिए जाके भीख मांगते हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए ना, कोई इस तरह का वजीर आजम आपको मिलेगा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो खुद कह रहा है कि मैं कशकोल लेके जाता हूं, और कशकोल लेके जाता हूं तो लोग, अभी मैं पैसे मांगता नहीं हूं, लोग मेरी शक्ल देख के कहना शुरू कर देते हैं ये पैसे मांगने आया। इसलिए कि आपने अपना इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डेवलप ही नहीं किया, आपने उसको ट्रांसपेरेंट ही नहीं बनाया, आपने उसके अंदर वर्थ ही नहीं बनाई, तो फिर कैसे आप अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे? आमिर खाकवानी डायरेक्ट साहब टैक्सेस पे को आप शामिल लोगों को गुफ्तगू लगाएंगे। करते हैं। आमिर खाकवानी साहब, अब वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि 50,000 रुपए और उससे कम आमदन वालों पर टैक्स लगाया जाए। वही सवाल है आपसे भी मेरा कि ऑलरेडी इनके पास बचता क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस के बाद भी जो अब मजीद टैक्स लगाया जाएगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा और सच्ची बात है। 50,000 पाकिस्तान में जो महंगाई हुई है और कुव्वत खरीद में जो खौफनाक कमी हुई है, वो तो मेरा ख्याल है 40-50,000 तो वो गुर्बत की लकीर की जो सतह होती है वो ऑलमोस्ट हम तो उसी के ऊपर ही तकरीबन उसी बॉर्डर पर ही है, 40-50,000 इनकम वाले लोग। तो मेरा ख्याल है तो बड़ा जालमाना सी बात है। लेकिन वही जो सलमान आबिद साहब ने बात की, जब आप डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं करेंगे और जो ताकतवर तबकात हैं, बहुत सारे आपको पता ही है, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे टैक्स नहीं है, या जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। मतलब ज़राअत एग्रीकल्चर है, मतलब मेरा खुद भी एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, साउथ पंजाब से मेरा ताल्लुक है, और मैंने हमेशा देखा है तारीख के हर दौर में जो बड़े बड़े जमींदार और जागीरदार सर, इस पे भी मुतालबा हो गया है कि 12.5 एकड़ जमीनों के मालिकान पर भी टैक्स लगाया जाए। वैसे माजरत के साथ उन पे पहले ही टैक्स है, आप पता कर लें जी। लेकिन ना टैक्स रिकवर नहीं होता क्योंकि ये सूबों के जिम्मे डाला हुआ है, और शहबाज ज़ैदी बता चुकी है कि सूबों के पास तो ज़राई टैक्स वसूल तो क्या करते हैं, उनके पास वो टीम या हिसाब किताब भी नहीं है। ये चीजें बेहतर होनी चाहिए। मेरा ख्याल है काफी ज्यादा ऐसे मामलात हैं हमारे कि जहाँ पे टैक्सेशन हम, और मेरा तो ख्याल है रिफॉर्म्स लानी चाहिए, चीजें जमा करनी चाहिए। और ये जो सैलराइज पर्सनल है, ये मेरे ख्याल है इस वजह से भी है कि ये जमा हो जाता है और उनकी सैलरी से कट जाता है और आसान होता है ये काटना चीजें। तो लेकिन इसको तो बहुत ही जालमाना लग रही है ये बात ही, ये तजवीज ही हमें बड़ी जालमाना लग रही है। ठीक है रजी साहब, एक तो ये कि टैक्स जो है वो 50,000 रुपए और इससे कम आमदन वालों पर लगाने का मुतालबा कर दिया वर्ल्ड बैंक ने। इसके साथ ही पाकिस्तान सऊदी अरब से 10 अरब डॉलर के सौदे को हतमी शक्ल दिए जाने का अब मुंतज़िर है, वो दावे किधर गए हैं? 10 अरब डॉलर का सौदा किस चीज़ का? पहली तो बात यह है कि मैं इस खबर से एग्री नहीं कर रहा। देखिए, जिस तरह आप ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो पाकिस्तान को कह सके, वो मॉनिटरिंग का अदारा नहीं है, ना मॉनिटर है, मालियाती अदारा नहीं है, वो बैंक है, वो कर्ज देता है और कर्ज लेने से पहले हमने सारी उसकी शराइत पूरी करनी होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, और वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करता है। वो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए कर्ज नहीं कर देता, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ता है, सही, उसके प्रोग्राम में एंटर होना पड़ता है और उससे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन तय करनी पड़ती हैं, फिर उसको इतलाक करके उसको दिखाना पड़ता है। तो ये जो प्रपोजल आई है, ये प्रपोजल इसलिए भी खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। बिल्कुल सही जिस बात। तरह के बिजली के सार्फिन जो है ना, एक मखसूस हद तक आप इंटरनेशनल कमिटमेंट के बॉन्डिंग है, भले आप 50 यूनिट तक करें, भले 100 यूनिट तक करें, भले 200 यूनिट तक करें, कि आप उन पे टैक्स नहीं लगा सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रजी साहब, उनको आप मिनिमम टैरिफ देंगे। इसी तरह आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया रजी साहब। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैं रजी साहब से डिटेल से सुनना चाहूँगी इसके ऊपर मजीद, और इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान में चंद माह में होने वाले 24 खुदकुश धमाकों में 14 अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला है। मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। सरकारी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा दराज से अफगान शहरी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं, जबकि वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का ये कहना है कि गैर कानूनी तौर पर आने वाले गैर मुल्कियों का खात्मा नागुज़ीर हो चुका है। और ये बताया जा रहा है कि TTP जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही भी हासिल है। रिजवान रज़ी साहब, वही बात है, ये जो क्रैकडाउन है क्या आपको काबिल अमल भी लग रहा है, और अब तो बिल्कुल सख्त मौक़िफ़ हुकूमत की जानिब से इस पर सामने आ गया है? जी बिल्कुल काबिल अमल है, और वो जिस दीदा दलेरी के साथ पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर इंडक्ट हो चुके हैं, और वो जिस तरह पाकिस्तान के कानून को और आइन को फॉलोआउट करते हैं, उनको पकड़ना बहुत आसान है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त सेंट्रल पंजाब के अंदर, सदर्न पंजाब के अंदर, अगर आप किसान हैं और आपको एग्रीकल्चर की किसी भी मशीनरी को किराए पे लेने की ज़रूरत है, और हमारे 80% किसान वो हैं जिनके पास 12 एकड़ या 12 एकड़ से कम ज़मीन है, और उनमें से बेशतर जो हैं वो ट्रैक्टर हार्वेस्टर अफोर्ड नहीं करते। तो ये बड़ी मशीन अगर आपको किराए पे लेनी है तो आपको किराए पे देने वाला अफगान शहरी होगा। अच्छा, मतलब आप इसका अंदाज़ा फरमाएं, फिर वो ही आपसे बायर भी बन जाएगा कि आप अपनी फसल मुझे बेच दें, और उसमें आपको कैश में एडवांस भी देगा। आम एक ट्रांजैक्शन जो है, अगर शुरू से लेके आखिर तक, मतलब खेत से शुरू होके और आपके किचन की टेबल तक पहुंचने में, उस पर कम से कम 35% टैक्स होता है, जो मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ मराइल में सरकारी खजाने में जाता है। वो एक आने का टैक्स नहीं देता, और वो नॉर्मली उसके पास कन्वीनियंस ये होती है कि उसके ट्राले को चूंकि इंडिया के साथ उनकी ट्रांजिट ट्रेड के तहत आने की इजाज़त है लाहौर तक, तो वापसी पे वो बड़े आराम से थोड़ा सा कसूर से, पतोकी से, साहिवाल से, पाकपतन से, चीचा बत्नी से वो जाते हुए वो भर के ले जाता है, उसको किराया भी नहीं पड़ता। सही। तो यूं आपकी अजनास जो हैं वो जाती भी हैं, और वो आपकी पूरी इकॉनमी को निचोड़ के यहाँ से ले जा रहे हैं। तो वो जो इशारा किया गया है कि वो अपने कारोबार वाइंड अप कर लें और यहाँ से मूव करने की कोशिश करें, और ये वो लोग हैं जिनके पास ना तो वैलिड वीज़ा है, ना UNHRC जो है उसने इनका स्टेटस जो है वो दिया है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जो महाजिर का स्टेटस दिया है 14 लाख को, उनको आप निकाल दीजिए। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जाली दस्तावेजात बना ली हैं, वो भी कोई 5-6 लाख होंगे, ये 20 लाख हो गए। बाकी कम से कम 24 लाख लोग ऐसे हैं जो इस तरह की सरगर्मी के अंदर हैं। वो आते हैं यहाँ पे, कारोबार करते हैं, प्रॉफिट्स बनाते हैं, कोई टैक्स अदा नहीं करते, और वो सारे का सारा हमारी इकॉनमी में से निकाल के कोई दुबई ले जाता है, कोई काबुल ले जाता है, कोई आज़रबाईजान ले जाता है। ये रुकना चाहिए ताकि हमारा जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है या इकोनॉमिक डिक्लाइन जो है उसके अंदर कमी आए। वैसे वर्ल्ड बैंक ने कि जो आज की जो रिपोर्ट आपने तो उसमें से ये निकाल दिया, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने एक पॉजिटिव फिक्रा भी कहा था। उन्होंने कहा था पाकिस्तान की इकॉनमी ने रिकवरी के सिम्टम्स दिखाना शुरू कर दिए हैं। ये भी उसी रिपोर्ट के अंदर है। मैंने वैसे उस पर भी लॉग किया है, तो आपने इस पे प्रोग्राम रख लिया। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की इकॉनमी ने रिकवरी के सिम्टम्स दिखाना शुरू कर दिए हैं, और ये रिकवरी की तरफ जा रही है, और जून तक बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। आमिर खाकवानी साहब, सरकारी ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में चंद माह में होने वाले जो 24 खुदकुश धमाके हैं, उनमें 14 जो हैं उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला है, और अब जो सख्त एलामिया है का वो भी सामने आ गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि जो पाकिस्तान में गैर मुल्की हों, चाहे वो अफगानिस्तान के हों या कहीं और के आए हों, उनको निकालना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और आपने सही कहा कि दहशतगर्दी की वारदातों में अफगान लोग मौजूद है उसमें, और इसमें बल्कि TTP के साथ जो दहशतगर्द तंजीम सबसे बड़ी जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हमले कर रही है, फोर्सेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसमें भी इतलात यही है कि जो अफगान जो साबिक जो अशरफ गनी की इंतजामिया के लोग थे, उनके इंटेलिजेंस के या उनके फोर्सेस के लोग कुछ हो, वो भी लोग शामिल हुए, वो एलिमेंट शायद गालपुर के जो लोग हैं ये वही उसी तरह के लोग हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद है ये, ऐसा बिल्कुल सही कहा रजी साहब ने कि इसमें लाखों लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाई हुई, और बहुत सारी ये खबरें भी हैं कि हजार लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तानी बन चुकी हैं, जिन्होंने किसी न किसी नाजरा के साथ और एहलकारों में और अपनी जिस तरह हमारे यहाँ मामला होती है गड़बड़ करके, और अपने जो फैमिली ट्री है वो पाकिस्तानी बनाकर, मेरे ख्याल नादरा में जो जनाए अभी
जो अपॉइंटमेंट हुई है वो शायद प्रोफेशनल आदमी है, तो मेरे ख्याल है वो नादिरा में ये चीजें भी ठीक करने की जरूरत है कि अगर कोई अगवान लोग अगर पाकिस्तानी ट्री फैमिली ट्री बना के और फोर्जरी करके अगर इस तरह उन्होंने किया, ये जाली पेपर तो रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें कैंसिल करनी चाहिए। लेकिन ये मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एहतियात से करना होगा, क्योंकि लोगों की तादाद भी बहुत बड़ी है, आसान नहीं है इसमें लोग, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पिछले 30-40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, और खासे लोग ऐसे हैं जो मतलब एक पूरी नस्ल यहाँ पर है, तो लोगों के कारोबार और सब चीजें हैं। तो मेरा ख्याल है इसको वैसे इन्होंने बनाया तो है फार्मूला के जिनके पास पहले पेपर नहीं है पहले उनको निकाला जाएगा, और फिर जिनके वीजे एक्सपायर हो जाए उनको किया जाएगा। एक मरहलावार ही करना होगा बतदरीज, और कोई ऐसा ना हो कि जिससे अचानक ही और मसले पैदा हो जाए। यानी जो लोग अलाई नहीं भी हैं दहशतगर्द तंजीमों के, कुछ एलिमेंट उधर भी ना चले जाए। इसको बड़े समझदारी के साथ और बड़े सलीके के साथ करना होगा, लेकिन असूल जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और इस पे मेरे ख्याल में पूरी कौम भी साथ खड़ी होगी, हुकूमत के, फोर्सेस की, पूरी स्टेट इकट्ठी एक ही मौके होना चाहिए कि जो भी गैर मुल्की लोग हैं वो पाकिस्तान में किसी तरीके के साथ किसी कोई सिस्टम हो, कोई और लीगल पेपर्स हो, और सब कुछ एक लीगल नेटवर्क पे हो। आखिर कब तक ये हम लोग कब तक इसके बेवकूफ बनते रहेंगे, नुकसान उठाया जाता रहेगा। लेकिन फिर जैसा मैंने कहा ये सब चीजें बड़े तरीके से करनी होंगी, तो थोड़ा सा बतदरीज होगा। ये अचानक लाखों लोगों को निकालना आसान नहीं है, उससे भी बहुत सारे अफरा तफरी और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि इन चीजों पर भी नजर होगी हमारे जो बिल्कुल ऐसा ही है, प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू ही ये पूरा क्रैकडाउन और ये ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। पोर्टल भी बनाया गया है, इस हवाले से भी बताया गया कि आप उस पर इत्तला भी दे सकते हैं। DNA के हवाले से भी बताया गया है कि उसकी भी अब इनके पास सहूलत आ गई है, उसके तहत भी ये चेक कर सकते हैं। सलमान आबिद साहब, आप क्या कहेंगे? सख्त एक्शन का तो फैसला किया गया है, बगैर वीज़ा आने वाले अफगानियों को मुल्क बदर करने का आज़म जाहिर किया गया, हमने तो भाईचारे वाला मामला रखा, उन्होंने आगे से क्या किया? देखिए ना, पहली बात तो ये है कि इस वक्त ये सब लोग इलीगल पाकिस्तान आ रहे थे, उस वक्त हम समझौते की सियासत का शिकार थे, उस वक्त हमने मसलहत की पॉलिसी अपनाई थी, उस वक्त हम ये सारी चीज़ों को जो है ना नज़रअंदाज करके बैठे हुए थे कि कल को ये हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। चले, अब आप नींद से बेदार हुए हैं, आपको लगा कि ये खतरा बन गया है, लेकिन मैंने आपके सामने कल भी कहा था कि खतरा तो सारे के सारे तो नहीं है। जो खतरा पैदा कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करें ना, उनको आइडेंटिफाई करके कानून के शिकंजे में लाए ना। जब आप सबको साथ लेके चलेंगे और सबके साथ एक जैसी पॉलिसी अपनाएंगे तो फिर वो जो खाकवानी साहब ने बात की कि कई मसाइल ना पैदा हो जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो भी कहा ना कि बड़ी अक्लमंदी से काम करना पड़ेगा। अब खाकवानी साहब अगर पाकिस्तान ने अक्लमंदी से काम किए होते तो आज हम यहाँ ना खड़े होते जहाँ आज खड़े हुए हैं। यानी हमारे सारे काम एक रिएक्शनरी अप्रोच के तहत होते हैं। हमें उस वक्त होश आता है जब चीज़ें जो है ना हमारे बहुत आगे जा चुकी होती हैं, फिर हमें ख्याल आता है कि हो ये तो बहुत ऊपर पानी आ गया है, अब हम ये कर लेते हैं तो ये कर लेते हैं तो ये निकाल लें। अब भी अगर उनको कोई अकल आ जाए और वो वाकई एक जिसे कहते हैं, जैसे आपने कहा कि इस तरह से काम करने की हिकमत अमली इख्तियार कर लें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब आप देखिए ना, ये एक्सपेक्ट किससे कर रहे हैं? अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सारा काम निगरान हुकूमत कर रही है तो इस खुशफहमी से बाहर निकल आए। ये निगरान तो बेचारे हनीमून पीरियड के ऊपर है यार, इस वक्त सैर सपाटे कर रहे हैं, उनका इन चीज़ों से क्या ताल्लुक है? अब अगर इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट की फोर्स है तो वो अच्छी बात है, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इन बातों की रियलाइजेशन की है और बहुत से इनिशिएटिव अब वो लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये देर पा कर वो कब होंगे? जब आपके अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत। पॉलिटिकल सिस्टम आएगा जब आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो आपको एक ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन करवाने हैं, आपने महाजराई खत्म करनी है, टकराव की सियासत खत्म करनी है, एक जो सियासी दुश्मनियां पाल बैठे हैं उससे खत्म करना है, इंतकाम की सियासत खत्म करनी है। तो फिर आप एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएंगे ना। फिर जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएंगे तो फिर जब आप इस तरह के बड़े फैसले कर रहे होंगे तो आपके पास एक पॉलिटिकल सपोर्ट होगी, एक मैस बेस्ड पॉलिटिकल सपोर्ट होगी, जिसकी मदद से फिर आप इस तरह के जो सेंसिटिव मामला हैं उनमें आगे जा सकेंगे। लेकिन अगर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो यही पॉलिटिकल फोर्सेस देखिएगा कि फिर आके इन्हीं चीज़ों के ऊपर पॉलिटिकल स्कोर करना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि ये क्यों किया, कैसे किया, क्या करना था, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, हमसे तो मशवरा नहीं किया गया, और वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा मसाइल पैदा कर देंगे। इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है, मैं बार बार कहता हूँ कि इस वक्त जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उन प्रायोरिटीज़ को सामने रखते हुए हमें कोई इलेक्शन का प्रोसेस की तरफ भी जाना है। और उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा, उस पर तो कोई गुफ्तगू नहीं करना पसंद फरमाता। यानी वफाकी काबीना का इजलास होता है, सूबाई काबीना का इजलास होते हैं, 25-25 नुकाती एजेंडे होते हैं, एजेंडे में पूरा पाकिस्तान होता है, अगर नहीं होता तो सिर्फ इलेक्शन नहीं होता।
कि इसको कैसे करवाना है, कैसे ट्रांसपेरेंट करना है, कैसे हमने लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है, कैसे हमने इलेक्शन को क्रेडिबल बनाना है, इस पे कोई गुफ्तगू नहीं है। एक जुमला है कि जी हमारा कोई काम नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस कर देगा तो हम इलेक्शन करवा देंगे। उसके नीचे फिर एक पूरा तूफान हमने मचाया हुआ है। हम कहते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये इनकलाब आने वाला है, फला इनकलाब आने वाला है। लेट्स सी, मैं भी बड़ा दुआ कर सकता हूँ कि कोई इनकलाब आ जाए। अभी इसमें एक और फड्डा पड़ना है, क्योंकि पिंडी से पेशावर तक बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर मिनिमम 50-50 हजार वोट्स इनके दर्ज हुए हुए हैं। जब आप उनको निकालने की कोशिश करेंगे तो पॉलिटिकल रिएक्शन भी आएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको अगर कहीं से कोई लेजिटिमाइजेशन मिली है तो वो इन्हीं से मिली होगी ना, कि जी मैं यहाँ का वोटर हूं तो मेरा शनाख्ती कार्ड बनाए, और मेरा शनाख्ती कार्ड बनाए तो मेरा वोट बनाए। अपना ये जो रवात की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर बकायदा मैं आपको फुल अथॉरिटी पे जो इंफॉर्मेशन है, ऑथेंटिक सरकारी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि कम से कम 50,000 अफगान महाजरीन के वोट वहाँ पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दर्ज हैं। अब वो किसकी है वो हम नाम नहीं लेंगे। सही है जी। वागा साहब, एपेक्स कमेटी का एलामिया जो है वो तो यही कह रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में कलअदम टीटीपी जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हासिल है। सरकारी ज़राए ये बता रहे हैं। हमने उनके साथ बड़ा अच्छा मामला किया, उनकी जानिब से ये रिएक्शन दिया गया, और अभी जो हम क्रैकडाउन का फैसला कर चुके हैं उस पर भी तर्जुमान अफगान तालिबान का मौक़िफ़ सामने आया कि पाकिस्तान का गैर कानूनी अफगानियों को बेदखल करना नाकाबिल कबूल है। देखिए, एक बात जहन में रखें कि ये जो अभी इजलास हुआ है एपेक्स कमेटी का, ये ऐन उस वक्त हुआ है जब पाकिस्तान में बहुत वसी पैमाने पर 2, 3, 4 बड़े ब्लास्ट हुए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए हैं और 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। असल में इसका ये मकसद था कि पाकिस्तान की पहले सिक्योरिटी को देखा जाए। सलमान आबे साहब अपनी जगह पर सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि इंतखाबात तो होते ही रहेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर बहुत सारे सवालात उठने शुरू हो जाएं तो फिर हम कहाँ जाएंगे। बात असल ये है कि देखें, कल मैं सुन रहा था जो वज़ीर दाखिला बुगटी साहब हैं वो ये फरमा रहे थे कि जी डीएनए टेस्ट करवाएंगे। ओ भाई, खुदा का वास्ता है, ये डीएनए से नहीं मिलना। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एक टेस्ट होता है जो फैमिली का चेक करता है कि ये भाई वो किसके साथ, ये एक मैचिंग टेस्ट होता है। असल में वो ये पता नहीं, मुझे तो उनकी समझ ही नहीं आई, उन्होंने डीएनए कहाँ से निकाली। जब तक नादरा के अंदर इनके फैमिली ट्री का नहीं पता चलेगा कि इसका दादा कौन था, इसका बाप कौन था, इसका परदादा कौन था, फिर आइडेंटिफाई होंगे कि इनमें कौन से अफगान हैं, कौन से नहीं हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उन लोगों की जड़ें पाकिस्तान के अंदर इतनी गहरी और मजबूत हो गई हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये प्रोसेस इतना आसान हो। आप कितनी जायदादें बेचेंगे? आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पूरा ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो अफगानियों के पास है, तो आप वो सारा कुछ कैसे ख़त्म करेंगे? अभी जो रज़ी साहब ने बात की है वो बड़ी ही बुनियादी बात इन्होंने की है कि जब उन्होंने अपने नाम वोटर लिस्टों में ही डलवा लिए हैं तो आप मुझे बताएं आप अफगानों को कैसे निकालेंगे? भाई, इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इलाका है, आपको पता है कि कितनी कोशिश की गई उसके खिलाफ ऑपरेशन करने की, अफगानियों को वहां से निकालने की, उठाने की। भाई, वहां जाकर कोई ये भी नहीं चेक कर सकता। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि इनमें से कौन लीगल हैं और कौन इलीगल हैं। 44 लाख अफगानी इस वक्त, ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक, और मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि ये 44 नहीं, ये 64 लाख से ऊपर लोग हैं, और इन लोगों ने नादरा से मिली भगत करके 14 लाख जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। जी, रजिस्टर्ड है, बिल्कुल। इन्होंने नादरा से मिली भगत करके बहुत सारे, बहुत बड़ी तादाद है जिनके पास पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हैं और वो अपने आप को अब पाकिस्तानी कहलवाते हैं। उन्होंने पासपोर्ट भी ले लिए, उन्होंने यहाँ शादियां की हुई हैं, लोकल लोगों की बच्चियों से और बेटों बेटियों से आपस में उनके रिश्ते हुए हैं। आप मुझे बताएं, ये सारे रिश्ते आप किस तरह तोड़ेंगे? ये क्या आसान काम है? ये बहुत देर से फैसला किया गया है, ये मैं आपको बता दूं। अभी आप देखिएगा इसमें कितने मसाइल दरपेश आते हैं, किस तरह कारोबार, किस तरह इनकी जायदादें बेचेंगे। ये काम आसान नहीं, इसके लिए बहुत बड़ा मैकेनिज्म चाहिए, बहुत बड़ा मैकेनिज्म चाहिए जो कि आसान नहीं है कि 1 महीने। आखिरी बात, मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि ये कहते हैं जी 1 महीने तक आप गैर कानूनी आ भी जाएं। वाह, क्या बात है।
भाई आप कम से कम इनकमिंग एक तो महीना रोके भी ना, क्या, 27 दिन रह गए हैं आप इनकमिंग रोकें, इलीगल आउटगोइंग में उनको कहें जी जो इलीगल है वो चला जाए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तान से बाहर जाते वक्त वो पूछता ही नहीं है आप इतना अरसा बगैर वीजे के कैसे रहे। यही सबसे बुनियादी बीमारी है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये जो ऑपरेशन है, जो क्रैकडाउन है, प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू ही हो सकता है। इसमें दीगर भी बहुत सारे मसाइल सामने आ सकते हैं, हमारे पैनलिस्ट ने निशानदेही कर दिया है। ब्रेक पर जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे सियासी मंजरनामे पर। नून लीग खासी मुतहरिक है और नून लीग ने सियासी सरगर्मियां और राबता मुहिम भी शुरू कर दी है। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सियासी मंजरनामे पर नून लीग इस वक्त खासी मुतहरिक दिखाई दे रही है। सियासी सरगर्मियां और राबता मुहिम तेज़ कर दी गई है। मरीम नवाज़ की जानिब से जलसा किया गया, उसके बाद आज शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो कारकुनान से मुतादिद जगहों पर खिताब भी कर रहे थे। इस सारी सूरत हाल में एक जो मुलाकात हुई है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की नवाज शरीफ साहब से, उस पर भी बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। और उसके बाद जो ज़रा ये बताते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि नई पार्टी की ज़रूरत भी है और वो बनेगी भी। तो क्या इस मुलाकात को हम अलविदाई मुलाकात समझे रिजवान रजी साहब? देखिए बात ये है कि PMLN जैसे जैसे अपनी इलेक्शन कैंपेन उठा रही है वैसे वैसे टीवी चैनल्स के ऊपर चीखों की आवाज़ में इजाफा होता जा रहा है। और मैं तो उस तरफ तो नहीं जा रहा। इस मुलाकात में मेरी दो ज़राए से बात हुई है इस मुलाकात के हवाले से जो वहाँ पे हुई है। एक तो ये है कि शिकवे किए हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जाके, और उन्हें जवाब शिकवा भी पहली दफ़ा सुनना पड़ गया है। उन्होंने ये शिकवा किया कि ना पार्टी के अंदर मुझे नज़रअंदाज किया गया है, मेरे से मुशावरत नहीं की जाती रही, और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, मैं चीफ़ ऑर्गेनाइज़र था। तो जब वो ये सारी बातें कर बैठे तो उनसे पूछा गया कि आपने चीफ़ ऑर्गेनाइज़र के तौर पे कितने जलसों से खिताब किया, आपने कितनी मीटिंग्स बुलाई जिसके अंदर वो लोग ना आए हों, आपने कहाँ पे क्या अरेंज किया। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो आखिरी बात कि आपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर से के ओहदे से खुद रिज़ाइन किया। नवाज शरीफ साहब की तरफ मंसूब होता है ये फ़िक्रा कि मैंने आपको अपॉइंट किया था, अगर आपको रिज़ाइन करना था तो आपको मुझे पहले एतमाद में लेना चाहिए था, आपने मुझे पूछे बगैर रिज़ाइन कर दिया। दूसरी बात यह है जो आपने कही है कि उन्होंने कहा कि जी मैं नई सियासी पार्टी बनाना चाहता हूँ, तो उनको एडवाइस किया गया कि इस वक्त इलेक्शन का प्रोसेस जिस लेवल पर या सियासत का जिस लेवल तक पहुंच चुका है, नई सियासी पार्टी का मुस्तकबिल नहीं होगा। तो आप हमें बेशक छोड़ जाएं लेकिन जाएं किसी एस्टेब्लिश पार्टी के अंदर ही। तो मशवरा दिया गया, ये मशवरा दिया गया कि आप ज़रूर जाइए लेकिन किसी एस्टेब्लिश्ड पार्टी के अंदर जाइए जो कायम हो। आप नहीं बनाएंगे तो इलेक्शन तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा भी जो है उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जब से ये मरी से इलेक्शन हारे हैं और उसके बाद इन्हें लाहौर से जिता के PMLN लेके गई थी, तब से अब तक वो कुछ अपना रंग जमा नहीं पाए। 2018 के इलेक्शन के बाद से लेके तीनों जो ये असहाब जो इकट्ठे हुए हैं, मिफ्ता साहब कराची का इलेक्शन शानदार तरीके से जीता हुआ इलेक्शन हारे, ज़िमनी इलेक्शन था मेरा ख्याल है, उस तरह ये हारे। और वो जो हैं मुस्तफा खोखर साहब जो हैं वो भी सेनेटर थे कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो वो भी नहीं थे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी लेस लीडर हैं ये मिलके कोई अगर तजर्बा करना चाहते हैं तो कर ले। पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारे तजर्बात होते रहते हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनको वो दे दी गई है हलाशेरी के ठीक है भाई आप तजर्बा करना चाहते हैं अच्छा। तो करें। मुझे भी यही लगता है कि अलविदाई मुलाकात थी। ठीक है आमिर खाकवानी साहब, जिस तरह से नून लीग मुतहरिक हुई है सियासी मंजरनामे पर, कुछ चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब नून लीग में शहबाज इन मरियम आउट है, क्योंकि अगर देखें तो तोड़फोड़ तो चल रही है नून लीग के अंदर, क्योंकि जो मरीम नवाज साहिबा का जलसा था उसमें शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ हमें दिखाई नहीं दिए, और आज जहाँ जहाँ शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे वहाँ मरीम नवाज शरीफ साहिबा नहीं थी। तो क्या एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से ये कैंपेन चलाएंगे पार्टी की? देखिए मुस्लिम नून के अंदर मसाइल तो पिछले कई सालों से हैं, खासतौर पे लाहौर में हम कई सालों से काफी अच्छे से देख रहे हैं। हमजा शहबाज साहब का अपना एक ग्रुप है और मरीम नवाज साहब का अपने इनके पसंद नापसंद और फेवरेट
अनफेवरेट थी, ये तो खैर चल ही रही है। लेकिन मेरा ख्याल है असल सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं, अगर मियां नवाज शरीफ आते हैं 21 अक्टूबर को, जिस अब तो आ रहे हैं, टिकट बुक हो गई है, मैं तो बल्कि नहीं, मैं तो इसके लिए दुआ गो हूं, मैं कहता हूं आए हैं। मियां साहब का आना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। देखिए इस वक्त मियां साहब के आने का मतलब है कि इलेक्शन टाइम पर होंगे, इलेक्शन के बारे में तमाम जो इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है वो फौरन खत्म हो जाएगी अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं। पोलिटिकल सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी और मुस्लिम लीग नून जब जलसे करेगी तो पीपल्स पार्टी भी करेगी और जमातें भी करेगी और तहरीक इंसाफ को भी स्पेस मिलेगी, तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, पोलिटिकल सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी, इलेक्शन यकीनी हो जाएगा, इलेक्शन शेड्यूल का भी अनाउंस हो जाएगा, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो मियां साहब का आना बेहतर होगा और मियां नवाज शरीफ के आने से मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो रिफ्ट है ना जो नजर आती है ये भी गायब हो जाएगी। जाहिर है मियां नवाज शरीफ एक बड़ी पर्सनैलिटी है और मुस्लिम लीग नून भारत नवाज शरीफ का नाम ही है, तो लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो असल मसला बना हुआ है ना, बाकी चीजें अपनी जगह, जो यहाँ पे जो एक्टिविटीज हो रही है उनमें लोग नहीं आ रहे। मैं तो बल्कि ये सोच रहा था जैसे लाइटर वे में कि तहरीक इंसाफ के, क्योंकि लाहौर में और काफी जगहों पे अब उनका काफी वोट बैंक काफी बड़ा है, तो उनके लोगों को चाहिए जरा 2-4 हजार 10-20 हजार लोग शामिल हो मियां साहब की ये जो जैसे एक्टिविटीज कर रही है, मरीन नवाज साहबा कर रही है, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ताकि एक इम्पैक्ट बने भरपूर और मियां साहब का आना यकीनी हो जाए। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में खासतौर पर तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत जरूरी है कि मियां साहब आए। इन लोगों को, तहरीक इंसाफ वालों को समझ नहीं आ रही, उनके कारकुनान को आपका ये मशवरा है ना आए, मियां साहब को आने दे, उन सबके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो बेहतर तो ये भी जाए उनके जलसों में जरा रौनक लगाए, उनकी अदाफा हो, बड़े बड़े जलसे हो, हजूम हो, ताकि वो मियां साहब के लिए आना आसान हो जाए। सही, ठीक है। नसीर वागा साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं नून लीग की सियासी सरगर्मियों के हवाले से, क्या आपको भी लगता है कि अब अमली तौर पर जो भागदौड़ है वो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है? मैं खाकवानी साहब की इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना ये चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है बाकी सारी पार्टियों को मिलके भी ना ये कहना चाहिए कि इनके जलसे बड़े बड़े करो, ये जो कॉर्नर मीटिंग्स आ रही हैं, ताकि नवाज शरीफ साहब का दिल बड़ा हो और वो पाकिस्तान आ जाएं। इसी चक्कर में बेशक लोग उनको वोट दें या ना दें, उनके जलसे कम से कम बड़े कर चुके हैं, तारीख दे दी है, टिकट बुक है। देखिए मैं बताऊं कि एक ना सिर्फ बुकिंग हुई है कतर एयरवेज पर 21 तारीख की, यानी PNR बना, अभी तक टिकट उन्होंने नहीं खरीदा। अच्छा। ये मैंने कतर एयरवेज से पता किया, उन्होंने कहा कि बुकिंग हुई है 21 तारीख की, टाइम शाइम पता है, शाम 6:25 पर वो जो जहाज है वो लाहौर लैंड करेगा, अगर मियाँ साहब आएंगे तो तब। अच्छा, अब बात यह है कि इस वक्त ये देखें कितनी क्लियर बात है कि शहबाज शरीफ के जलसे में मरियम नवाज नज़र नहीं आ रही, मरियम नवाज के जलसे में शहबाज शरीफ साहब नज़र नहीं आ रहे। इन हालात में भी अगर इन्होंने यकजा नहीं होना और इकट्ठे होके अपने जलसे बड़े नहीं करने, जाहिर है सब लोगों के अपने अपने एक वोट बैंक है ना, अपनी अपनी लाइकिंग्स हैं, अपने लोग हैं, उन सबको इकट्ठा करें, कम से कम पाकिस्तान के लोगों को दिखाएं कि हमारे बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। अल्टीमेटली तो मुस्लिम लीग नून ने फिर एक ही रहना है। अब अगर नवाज शरीफ साहब के आने से पहले ही ये चीजें नजर आ रही हैं कि ये तो तितर बितर हैं और लोग बड़े कम हैं, ओवरऑल इसका नुकसान सबको है। उसमें मरियम नवाज भी शामिल है, उसमें हमजा भी शामिल है, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल होंगे, ये सबका नुकसान होगा। अगर ये इस वक्त यकजा होकर बड़े जलसे कर लें तो शायद लोगों पे कुछ इम्पैक्ट पड़ जाए कि जी मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि हमारी आवाम यही तो देखती है। ये तो आप आइडियल सूरत हाल की बात करें तो खबरें ये भी हैं कि वजारत उज़्मा के हवाले से भी बातचीत चल रही है कि कौन जो है वो वजारत उज़्मा संभालेगा। जी, दूसरी जानब शर्जील मेमन साहब ने आज एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो को हर हाल में वजीर आज़म बना कर दिखाएंगे, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपना मौक़िफ़ बिल्कुल नून लीग से मुख्तलिफ कर दिया। उन्होंने तारीख नहीं, ठीक है, अच्छा वो सलमान आबिद साहब, ये जैसे अभी वागा साहब ने बात छेड़ी है, खुर्शीद शाह साहब भी उनका भी एक बयान सामने आया है, वो ये कह रहे हैं कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान को अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब पहला सवाल ये है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से किसने रोका हुआ है? 4.5 साल से बैठे हुए हैं वो, 4 साल हो गए हैं, 4.5 साल रोका हुआ किसने? क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उनके लिए रास्ते बंद किए हुए हैं? किसने बंद किए? और अगर रास्ता खुल रहा है तो किसने रास्ता खोला है? वो तो अपने भाई की 16 माह की हुकूमत में भी आने का रिस्क नहीं ले रहे थे, तो अब अगर वो आने का रिस्क ले रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं से कोई रास्ता तो निकला है ना उनका, और किसी ने कोई रास्ता निकाला तो है। बिल्कुल बिस्मिल्लाह आए, बिल्कुल आए, आके इलेक्शन लड़ें, इंतखाब जीतें, जो कुछ करना चाहते हैं वो करें पाकिस्तान में आके। लेकिन ये भी एक बड़ा मासूमाना तज्जिया है
कि खाकान अब्बासी साहब नवाज शरीफ से मशवरा करने गए थे कि मैं नई सियासी जमात बना रहा हूँ। माशाल्लाह, यानी कि क्या क्या इरशादात हमारे पास होते हैं कि एक नई सियासी जमात बनानी है, एक पार्टी को छोड़ना है, और नवाज शरीफ साहब आप मुझे इजाजत दें कि मैं पार्टी बना लूं। और सुने और नवाज शरीफ साहब सुने तो सही ना, नवाज शरीफ ने उनसे गिले शिकवे किए कि आपने चीफ ऑर्गेनाइजर बना के क्या किया। तो फिर एक जरा फर्जी डायलॉग मैं भी बोल देता हूं। खाकान अब्बासी ने कहा कि आपने वजीर आजम बन के क्या कर लिया, आप कौन से पार्लियामेंट के अंदर आते थे, आपने कभी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया हो, आपने कभी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की हो। तो नवाज शरीफ भी उनको फिर मुंह देखने लग गए। देखिए ये गिले शिकवे जो हैं वो जो भी उसको नाम देना शुरू कर दें। खाकान अब्बासी ने अगर सियासी जमात बनानी है अपने बाजू पे नहीं बनानी, किसी के कहने पे बनानी है। उसके लिए नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। क्या नवाज शरीफ साहब ने जहांगीर तरीन को आशीर्वाद दी थी कि तुम सियासी जमात बनाओ? क्या परवेज खट्टक को आशीर्वाद दी थी कि तुम जाके वहां पे पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनाओ? इसलिए ये जो सारे के सारा खेल हो रहा है, उस खेल में अब ये तय होना है कि खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब किस रूप में सामने आते हैं। अगर वो नई सियासी जमात बनाते हैं। फैसल वाडा साहब ने भी दिया है, वो आपने सुना ही होगा। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं आना चाहिए। किन्होंने कहा? फैसल वाडा साहब। देखिए फैसल वाडा साहब अब किसके नुमाइंदे हैं इस पाकिस्तान में? वो किस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे बताइए। अगर उनकी नुमाइंदगी का ये हालत है कि उनको सारे टीवी चैनल बिठा के अपने प्रोग्राम करवाते हैं, तो इसका मतलब है वो किसी खास के नुमाइंदे हैं। अब वो खास के नुमाइंदे अगर कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान ना आए, अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान ना आए तो फिर वो कैसे पाकिस्तान आएंगे, मुझे बताइए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि फैसल वाडा साहब ने तो इमरान खान को दिल का मरीज भी बना दिया है। उन्होंने पता नहीं क्या क्या माशाल्लाह शगुफे छोड़े हैं। अब फैसल वाडा की बातों पे क्या कमेंट किया जाए, वो बादशाह आदमी है, कुछ भी कह सकते हैं। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, और ये बिल्कुल खाकवानी साहब ने बात की है कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना पीटीआई के लिए सूनमत है, इसलिए कि नवाज शरीफ आएंगे, उन्होंने मशवरा भी दिया है खाकवानी साहब ने, उस पे भी अमल करें, तो अल्टीमेट नतीजा ये निकलेगा कि पीटीआई को भी स्पेस मिलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़े अरसा दराज से उखड़े हुए थे। आप उनका थोड़ा सा माजी में भी देखें कि वो क्या क्या कहते रहे, क्या क्या करते रहे। उन्होंने बहुत सारी बातें मुस्लिम लीग नून की जो एक अंदर लीडरशिप का एक पॉइंट ऑफ व्यू था उसके खिलाफ की हुई हैं। लिहाजा ये कहना कि जी वो ये काम करेंगे ये एक्सपेक्टेड था और ये नजर आ रहा था, और बिल्कुल उनको उन्होंने 16 माह की हुकूमत को भी बड़ा लताड़ा था कि कुछ डिलीवर नहीं कर सके। जी उन्होंने कहा किसी ने कोई डिलीवर नहीं किया, और ये बार बार एक ही बंदा था शाहिद खाकान अब्बासी जिसने बबंगे दोहल कहा कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल मफलूकुल हाल और मकरूज पाकिस्तान इस वक्त आलमी इदारों के शिकंजे में बुरी तरह से फंस चुका है या फिर फंसा दिया गया है। नाज़रीन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो आ सकती है। यही आज हमारे तमाम पैनलिस्ट की राय भी रही। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।